वहाबी आंदोलन भारत में एक बड़े ग्लोबल इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा था जो 18वीं शताब्दी में अरेबियन पेनिनसुला में उत्पन्न हुआ था। इसके फाउंडर मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब ने इस्लाम को शुद्ध करने के लिए कुरान और हदीस के मौलिक सिद्धांतों की ओर लौटने का आह्वान किया। अब्द अल वहाब ने इनोवेशन, बिदअत और उन प्रैक्टिसेस का कड़ा विरोध किया जो इस्लाम की मूल टीचिंग से भटक गई थीं, जैसे सेंट वर्शिप और धार्मिक जीवन में लोकल कस्टम्स का समावेश। उनके आइडियाज ने वहाबियत का आधार तैयार किया, जो एक ऐसा मूवमेंट बन गया जिसने अरब से परे इन्फ्लुएंस हासिल किया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक फैल गया। इंडिया में वहाबी आंदोलन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया और इसका प्रभाव नॉर्दर्न इंडिया, विशेष रूप से बिहार तक फैल गया। अरेबिया में जहां यह मूवमेंट मुख्य रूप से रिलीजियस रिफॉर्म पर केंद्रित था, वहीं बिहार और भारत के अन्य हिस्सों में यह न केवल इस्लाम को शुद्ध करने का प्रयास था, बल्कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को चैलेंज करने के लिए भी उभरा। धार्मिक रिवाइवल और औपनिवेशिक विरोधी भावना के इस संयोजन ने वहाबी आंदोलन को इस रीजन में एक सिग्निफिकेंट फोर्स बना दिया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक बिहार ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रमुख सेंटर था। अंग्रेजों ने 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद बिहार पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था और इसे अपने व्यापक इंडियन एम्पायर में इंटीग्रेट कर लिया था। इंडिया के कई अन्य हिस्सों की तरह ब्रिटिश रूल के तहत बिहार के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैब्रिक में सिग्निफिकेंट बदलाव आए। सबसे गहरा बदलाव तहत के परमानेंट सेटलमेंट के कारण हुआ, जिसे ब्रिटिश द्वारा बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें बिहार भी शामिल था। इस व्यवस्था के तहत जमींदार लैंडलॉर्ड्स को किसानों से टैक्सेस कलेक्ट करने और इसे ब्रिटिश अथॉरिटीज को सौंपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। इस सिस्टम ने जमींदारों और किसानों पर इमेंस प्रेशर डाला। अंग्रेजों ने कृषि उत्पादकता की परवाह किए बिना फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू पेमेंट्स की मांग की, जिससे कई जमींदारों को अपने टेनेंट से हायर रेंट वसूलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, इंडेटेडनेस और रूरल पॉपुलेशन के बीच लैंडलेसनेस बढ़ गई, जिससे डीप सीटेड इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस पैदा हुए। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अलावा अंग्रेजों ने लोकल रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस में इंटरफियर किया, जिससे जनसंख्या में और अधिक अलगाव की भावना पैदा हुई। ब्रिटिश पॉलिसीज जैसे कि लीगल और एजुकेशनल सिस्टम्स में रिफॉर्म को इस्लामी कल्चर और कानून को अंडरमाइन करने के प्रयास के रूप में देखा गया, जिससे मुस्लिम पॉपुलेशन में रेजिस्टेंस की भावना बढ़ी। ये इकोनॉमिक और रिलीजियस फैक्टर्स रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के डेवलपमेंट के लिए फर्टाइल ग्राउंड तैयार कर रहे थे, जिसमें वहाबी मूवमेंट भी शामिल था। असंतुष्ट रूरल मुस्लिम पॉपुलेशन को वहाबी आंदोलन में न केवल इस्लामी प्रैक्टिसेस को रिस्टोर करने का आह्वान मिला, बल्कि ब्रिटिश डोमिनेशन का अपोज करने का अवसर भी मिला। बिहार में वहाबी आंदोलन मात्र एक रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट इनिशिएटिव नहीं था, बल्कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक पॉलिटिकल रिबेलियन भी था। मूवमेंट के लीडर्स ने वहाबी प्रिंसिपल से प्रेरणा लेकर ब्रिटिश शासन का विरोध एक व्यापक इस्लामिक स्ट्रगल का हिस्सा बताया, जिसका उद्देश्य शरिया लॉ द्वारा शासित सोसाइटी की स्थापना करना था। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश रूल अपनी गैर इस्लामी पॉलिसीज के साथ इस्लाम का अपमान है और मुसलमानों के लिए इसका रेजिस्ट करना धार्मिक कर्तव्य है। बिहार में वहाबी लीडर जैसे शेख इनायत अली और विलायत अली ने ब्रिटिश अथॉरिटीज और उन मुस्लिम्स के खिलाफ भी जिहाद की आवश्यकता पर जोर दिया, जिन्होंने ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट कर लिया था या जो इस्लामी प्रैक्टिसेस से भटक गए थे। मूवमेंट के लीडर्स ने ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को न केवल एक पॉलिटिकल ऑप्रेसर के रूप में, बल्कि एक रिलीजियस एडवर्सरी के रूप में चित्रित किया, जिसे एक प्योर इस्लामिक स्टेट की स्थापना के लिए ओवरथ्रो करना आवश्यक था। बिहार की रूरल मुस्लिम पॉपुलेशन, जो पहले से ही ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत सफरिंग थी, वहाबी मैसेज के प्रति रिसेप्टिव थी। उनके लिए यह मूवमेंट न केवल स्पिरिचुअल रिन्यूअल का मार्ग था, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस का भी। इस प्रकार वहाबी आंदोलन को बिहार में व्यापक ट्रैक्शन मिला, जहां यह ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ग्रीवेंसेस को आर्टिकुलेट करने का एक माध्यम बन गया। वहाबी मूवमेंट के रिलीजियस लीडर्स ने रिलीजियस रिफॉर्म की लड़ाई को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के व्यापक संघर्ष के साथ जोड़ने में कुशलता दिखाई। उन्होंने कैलिफेट के गवर्नेंस मॉडल की वापसी की वकालत की, जहां इस्लामिक लॉ सुप्रीम होता और ब्रिटिश इंटरफेरेंस समाप्त हो जाता। मूवमेंट ने खुद को मुस्लिम इंटरेस्ट का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बताया और अपने इस्लामिक गवर्नेंस के विजन को ब्रिटिश सेक्युलर और एक्सप्लॉयटेटिव रूल के साथ ओपोज के रूप में प्रस्तुत किया। एट इट्स कोर, बिहार में वहाबी मूवमेंट रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का एक फ्यूजन था, जो इसे एक स्पिरिचुअल रिवाइवलिस्ट मूवमेंट और कॉलोनियल रेजिस्टेंस का एक पावरफुल रूप दोनों बना रहा। जहां अरेबिया में वहाबिज्म मुख्य रूप से रिलीजियस डिविएशंस को इरेडिकेट करने पर फोकस था, वहीं बिहार में यह रिलीजियस रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिबेलियन दोनों का माध्यम बन गया। सैयद अहमद बरेलवी वहाबी आंदोलन के भारत में सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक थे, जिन्होंने उत्तर भारत, विशेष रूप से बिहार में इस मूवमेंट के विकास में पिवटल रोल निभाई।
1786 में जन्मे सैयद अहमद एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम थे और शाह वलीउल्लाह की पवित्र टीचिंग्स के अनुयायी थे, जिन्होंने कुरान और सुन्नह की सख्त इंटरप्रिटेशन पर आधारित इस्लामिक प्रैक्टिसेस के रिवाइवल का आह्वान किया। सैयद अहमद विशेष रूप से उन गैर इस्लामी प्रैक्टिसेस को समाप्त करने के पक्षधर थे जो भारतीय मुसलमानों के रिलीजियस लाइफ में घुसपैठ कर चुकी थीं, जैसे कि रिलीजियस पर्संस की पूजा और इस्लामिक रिचुअल्स में हिंदू कस्टम्स का समावेश। सैयद अहमद की वहाबिज्म की इंटरप्रिटेशन में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंपोनेंट भी शामिल था, खासकर जब इंडिया में ब्रिटिश इंफ्लुएंस बढ़ रहा था। वह ब्रिटिशों को फॉरेन इन्फिडल्स मानते थे, जो न केवल पारंपरिक इस्लामिक गवर्नेंस को बाधित कर रहे थे, बल्कि इस्लाम के प्रैक्टिस के लिए भी खतरा थे। उनका विजन शरिया लॉ के तहत इस्लामिक रूल की पुनः स्थापना करना था और उनका मानना था कि इसे केवल जिहाद या कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ होली वॉर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 1820 के दशक में सैयद अहमद ने इंडियन मुस्लिम्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कई कैंपेन्स की शुरुआत की। उन्हें विशेष रूप से नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में काफी सपोर्ट मिला, साथ ही बिहार में भी, जहां उनका संदेश उन लोकल मुसलमानों के साथ मेल खाता था जो ब्रिटिश रूल से डिससैटिस्फाइड थे। उनका जिहाद का आह्वान लोकप्रिय हुआ और बिहार के कई मुसलमान उनके कैरिज्मेटिक लीडरशिप और ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज करने के उनके दृढ़ संकल्प से इंस्पायर्ड हुए। हालांकि सैयद अहमद 1831 में सिखों से लड़ते हुए बैटल ऑफ बालाकोट में मारे गए, लेकिन उनके फॉलोअर्स ने उनका मैसेज फैलाना जारी रखा। उनकी मृत्यु ने मूवमेंट का अंत नहीं किया, बल्कि यह नए वहाबी लीडर्स की एक पीढ़ी के लिए रास्ता तैयार कर गया, जिन्होंने बिहार जैसे क्षेत्रों में रेजिस्टेंस की बागडोर संभाली, जहां उनके आइडियाज पहले ही प्रभावशाली हो चुके थे। जैसा कि सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में वहाबी आंदोलन के लिए आइडियोलॉजिकल और इंस्पिरेशनल फाउंडेशन प्रदान की, बिहार के लोकल लीडर्स ने उनकी विजन को ब्रिटिश रूल के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लीडर्स ने रिलीजियस प्रीचर्स और पॉलिटिकल एजिटेटर्स की डुअल रोल निभाई। लोकल कम्युनिटीज को मोबिलाइज करने के लिए सैयद अहमद की टीचिंग्स का उपयोग किया। बिहार में वहाबी आंदोलन की एक डिफाइनिंग फीचर इसका ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन था। लोकल रिलीजियस लीडर्स या मौलवी और उलेमा वहाबी आइडियाज को पूरे रीजन में फैलाने के लिए मुख्य माध्यम बन गए। उन्होंने मॉस्क्स और मदरसों का उपयोग मूवमेंट के कोर प्रिंसिपल्स को सिखाने और फैलाने के लिए किया, इस्लामी प्रथाओं को प्यूरिफाई करने और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का रेजिस्ट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इन लोकल लीडर्स ने वहाबी आंदोलन में ब्रिटिश को केवल पॉलिटिकल ऑपरेसर्स नहीं, बल्कि इस्लाम की सैंक्टिटी को कमजोर करने वाली शक्तियों के रूप में चित्रित करते हुए एंटी कॉलोनियल नैरेटिव को शेप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में सबसे नोटेबल लोकल लीडर्स में से एक शेख इनायत अली और विलायत अली थे, जो भाई थे और इस रीजन में वहाबी रेजिस्टेंस के प्रमुख फिगर थे। दोनों सैयद अहमद बरेलवी के जिहाद के आह्वान से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके मिशन को कंटिन्यू करने के लिए कमिटेड थे। अली भाइयों ने बिहार में ब्रिटिश के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस को ऑर्गेनाइज करने का बीड़ा उठाया, लोकल मुस्लिम कम्युनिटीज से अनुयायियों की भर्ती की जो ब्रिटिश रूल से डिससैटिस्फाइड थे और इस कॉज से जुड़ने के इच्छुक थे। अली भाइयों ने बिहार और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में वहाबी सपोर्टर्स का एक नेटवर्क स्थापित किया। रिलीजियस सर्मन्स और क्लैंडेस्टिन मीटिंग्स दोनों का उपयोग करके अपना मैसेज फैलाया। उन्होंने स्पिरिचुअल रिफॉर्म और मिलिट्री एक्शन दोनों की आवश्यकता पर जोर दिया और अपने अनुयायियों से आवश्यकता पड़ने पर फोर्स द्वारा ब्रिटिशों का विरोध करने का आग्रह किया। उनके कार्यों को कॉलोनियल अथॉरिटीज ने अनदेखा नहीं किया, जिन्होंने उन्हें रीजन में ब्रिटिश स्टेबिलिटी के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट के रूप में देखा। जैसे जैसे अली भाइयों जैसे वहाबी नेताओं का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने मूवमेंट को समाप्त करने के लिए कई रिप्रेसिव मेजर्स लिए। कई लोकल वहाबी लीडर्स को अरेस्टेड किया गया, जिसमें शेख इनायत अली और विलायत अली भी शामिल थे, जिन्हें रेजिस्टेंस के ऑर्गेनाइजेशन में उनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए इम्प्रिजन्ड किया गया था। उनकी कैद के बावजूद बिहार में वहाबी आंदोलन लोकल पॉपुलेशन के बीच एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स को इंस्पायर करता रहा और नए लीडर्स संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए उभरे। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाबी आइडियोलॉजी के प्रसार को कर्ब करने के लिए मॉस्क्स, मदरसों और रिलीजियस गैदरिंग्स की कड़ी मॉनिटरिंग शुरू की, इन इंस्टीट्यूशंस को सेडिशन का अड्डा मानते हुए। कई लीडर्स को एग्जाइल या एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन मूवमेंट ने उन लोगों के बीच अपनी अपील बरकरार रखी जो कॉलोनियल रूल से डिसअपॉइंटेड थे और भारत में इस्लामिक गवर्नेंस को रिस्टोर करने के इच्छुक थे। कैद के बाद भी लोकल वहाबी लीडर्स का बिहार के पॉलिटिकल और रिलीजियस लैंडस्केप पर लास्टिंग इंफ्लुएंस बना रहा। ब्रिटिश रूल का विरोध करने और इस्लामिक रिफॉर्म को प्रमोट करने के उनके डेडिकेशन ने रीजन में फ्यूचर मूवमेंट्स को इंस्पायर किया।
वहां भी लीडर्स का विश्वास कि फेथ को पॉलिटिकल एक्शन के साथ जोड़ना चाहिए बाद के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के लिए एक मॉडल बन गया, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के माध्यम से ब्रिटिश एम्पायर के अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश की। इस प्रकार बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी जैसी नेशनल लेवल की प्रोमिनेंट हस्तियों और शेख इनायत अली और विलायत अली जैसे लोकल लीडर्स द्वारा किया गया, जिन्होंने कॉलोनियल बिहार की यूनिक कंडीशंस के अनुरूप वहाबी प्रिंसिपल्स को अडेप्ट किया। उनका लीडरशिप स्पिरिचुअल और मिलिटेंट दोनों रूप में एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस को ऑर्गेनाइज करने और आने वाली पीढ़ियों को फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उन्हें ब्रिटिश रिप्रेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके आइडियाज जीवित रहे और भारत की स्वतंत्रता के लिए फ्यूचर स्ट्रगल्स को प्रभावित किया। वहाबी आंदोलन को बिहार में रूरल मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच व्यापक समर्थन मिला, जो विशेष रूप से ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज से प्रभावित थे, जिसने उनकी पारंपरिक आजीविका को बाधित कर दिया था। बिहार की रूरल इकोनॉमी, जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर आधारित थी, औपनिवेशिक नीतियों जैसे 1793 में पेश किए गए परमानेंट सेटलमेंट से गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी, जिसे ब्रिटिशों ने रेवेन्यू कलेक्शन को औपचारिक रूप देने के लिए लागू किया था। इस नीति ने जमींदार लैंड ओनर्स पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया, जिन्होंने बदले में किसानों से अत्यधिक कर वसूले। पहले से ही गरीबी, अकाल और अन्य कठिनाइयों से जूझ रही रूरल पॉपुलेशन के लिए इन करों को चुकाना और अधिक कठिन हो गया, जिससे वाइड स्प्रेड डिसकॉन्टेंट फैल गया। वहां भी आंदोलन के सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के संदेश ने, साथ ही शरिया लॉ के तहत इस्लामी शासन की बहाली के आह्वान ने इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ गहरा संबंध स्थापित किया। रूरल मुस्लिम्स के लिए यह आंदोलन न केवल उनके इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को दूर करने का एक ढांचा पेश करता था, बल्कि उनके रिलीजियस रिवाइवल की इच्छा को भी पूरा करता था। कई किसानों और छोटे किसानों ने वहां भी आंदोलन को केवल रिलीजियस कॉज के रूप में नहीं, बल्कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का विरोध करने के एक साधन के रूप में भी देखा, जिसके कारण उनकी स्थितियां और खराब हो रही थीं। इस स्थिति को और बदतर बनाते हुए बिहार में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिनमें व्यापार का मोनोपोली और कृषि संसाधनों का शोषण शामिल था, ने रूरल मुस्लिम पॉपुलेशन को और अलग थलग कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख वस्तुओं जैसे इंडिगो और अफीम पर नियंत्रण लोकल इकोनॉमीज को बाधित करता था और ग्रामीण उत्पादकों को औपनिवेशिक बिचौलियों की दया पर छोड़ देता था। जिन किसानों को शोषणकारी शर्तों के तहत नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हें अक्सर रूइनस डेट्स का सामना करना पड़ता था और उनके पास अपनी जीविका के लिए बहुत कम बचता था। इस संदर्भ में वहाबी विचारधारा ने औपनिवेशिक व्यवस्था का एक ऑल्टरनेटिव पेश किया, इस्लामी शासन की बहाली का आह्वान करके, जिसे उन्होंने अधिक जस्ट एंड इक्विटेबल माना। वहाबी नेताओं ने ब्रिटिशों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ एक शक्तिशाली काउंटर नैरेटिव प्रस्तुत किया। आंदोलन का यह औपनिवेशिक विरोधी आयाम ग्रामीण मुसलमानों से अपील करता था, जो आर्थिक राहत और अधिक ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी की वापसी के लिए उत्सुक थे। बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रसार मस्जिदों और मदरसों, इस्लामिक स्कूल्स के विशाल नेटवर्क के माध्यम से हुआ, जो वहाबी शिक्षाओं को फैलाने के लिए मुख्य चैनल्स बन गए। ये संस्थान, जो पहले से ही ग्रामीण मुसलमानों के धार्मिक जीवन के केंद्र थे, वहाबी नेताओं द्वारा धार्मिक शिक्षा और पॉलिटिकल एक्टिविज्म दोनों के केंद्र के रूप में पुनः प्रयुक्त किए गए। मस्जिदों में वहाबी उपदेशकों द्वारा दिए गए शुक्रवार के सरमन्स आंदोलन का संदेश संप्रेषित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच बन गए। ये उपदेश न केवल स्पिरिचुअल रिफॉर्म पर केंद्रित थे, मुसलमानों से गैर इस्लामी प्रथाओं को त्यागने का आग्रह किया गया, बल्कि ब्रिटिश शासन का विरोध करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसे उनके धार्मिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया। उपदेशकों ने उपासकों को औपनिवेशिक कानूनों और प्राधिकरण को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया, ब्रिटिशों को विदेशी ऑपरेसर्स के रूप में चित्रित किया, जिनके पास मुसलमानों पर शासन करने का कोई वैध अधिकार नहीं था। अक्सर जिहाद की भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिसमें ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष को इस्लामी राज्य की बहाली के लिए होली वॉर के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इसी तरह मदरसों ने विशेष रूप से युवा पीढ़ियों के बीच वहाबी विचारधारा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन स्कूलों में छात्रों को वहाबियत के सिद्धांत सिखाए गए, जिनमें इस्लामी प्रथाओं को शुद्ध करने और विदेशी प्रभुत्व का विरोध करने पर जोर दिया गया था। मदरसों के शिक्षकों ने धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता को ब्रिटिशों को उखाड़ फेंकने की पॉलिटिकल नेसेसिटी से जोड़ दिया, जिससे उनके छात्रों में धार्मिक और राजनीतिक दोनों उद्देश्य की एक मजबूत भावना पैदा हुई। बिहार में वहाबी आंदोलन की सफलता बड़े पैमाने पर इसके ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन के कारण थी।
स्थानीय वहाबी नेताओं, जिनमें मौलवी, रिलीजियस स्कॉलर्स और उलेमा, इस्लामिक जुरिस्ट्स शामिल थे, ने ग्रामीण समुदायों को संगठित करने और अनौपचारिक नेटवर्क के माध्यम से आंदोलन का संदेश फैलाने में नेतृत्व किया। ये नेता न केवल धार्मिक मार्गदर्शक थे, बल्कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर्स भी थे, जो सक्रिय रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्थानीय प्रतिरोध को संगठित करने का काम कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में वहाबी नेताओं ने छोटे समूहों या सेल्स का नेटवर्क बनाया, जो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से संचालित होते थे। ये समूह घरों, मस्जिदों और मदरसों के आंगनों में मिलते थे, जहां वे धार्मिक शिक्षाओं और औपनिवेशिक शासन का विरोध करने की रणनीतियों पर चर्चा करते थे। आंदोलन की सामुदायिक एकजुटता पर जोर विशेष रूप से ग्रामीण मुसलमानों के लिए आकर्षक था, जिनमें से कई ब्रिटिश व्यवस्था के तहत अलग थलग और असहाय महसूस करते थे। ये स्थानीय नेता आंदोलन का संदेश फैलाने के लिए मौजूदा सामाजिक संरचनाओं का उपयोग करने में कुशल थे। उदाहरण के लिए, वे नए अनुयायियों को भर्ती करने के लिए अक्सर परिवार और कबीले नेटवर्क पर निर्भर रहते थे, व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करके विश्वास और वफादारी का निर्माण करते थे। कई मामलों में पूरे गांव आंदोलन में शामिल हो जाते थे, जिसमें वहाबी नेता उन क्षेत्रों में समानांतर शासन प्रणाली प्रभावी ढंग से स्थापित करते थे, जहां ब्रिटिश प्राधिकरण कमजोर या अलोकप्रिय था। बिहार में वहाबी आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण धार्मिक शिक्षाओं को पॉलिटिकल एक्टिविज्म के साथ जोड़ने की इसकी क्षमता थी। जबकि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करके इस्लाम की पवित्रता को बहाल करना था, इसने इस लक्ष्य को ब्रिटिश शासन के विरोध की व्यापक संदर्भ में रखा। वहाबी नेताओं ने तर्क दिया कि भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण न केवल एक राजनीतिक अन्याय था, बल्कि एक धार्मिक अपमान भी था, क्योंकि इसने मुसलमानों को इस्लामी कानून के तहत जीवन जीने से रोका। धार्मिक और राजनीतिक सक्रियता के इस संयोजन ने वहाबी आंदोलन को समर्थन जुटाने में विशेष रूप से प्रभावी बना दिया। ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई को धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करके वहाबी नेता अपने अनुयायियों के बीच प्रतिबद्धता की गहरी भावना पैदा करने में सक्षम थे, जिन्होंने माना कि औपनिवेशिक शासन का विरोध करना न केवल पॉलिटिकल नेसेसिटी थी, बल्कि उनके धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने का एक तरीका भी था। विदेशी उत्पीड़न के खिलाफ जिहाद का आंदोलन का संदेश उन ग्रामीण मुसलमानों के साथ गहराई से मेल खाता था, जो अपने विश्वास की रक्षा करने और अपनी स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। जैसे जैसे बिहार में वहाबी आंदोलन ने जोर पकड़ा, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार इसकी बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित हो गई। ब्रिटिशों ने इस आंदोलन को अपनी सत्ता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा, विशेष रूप से इसके ग्रास रूट सपोर्ट और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे संचालित होने की इसकी क्षमता के कारण। इसके जवाब में ब्रिटिश अधिकारियों ने वहाबी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए कई दमनकारी उपाय लागू किए। इनमें मस्जिदों और मदरसों की सर्वेलेंस, प्रमुख वहाबी नेताओं की गिरफ्तारी और वहाबी समर्थकों पर संदेह के आधार पर उन्हें कैद या निर्वासित करना शामिल था। ब्रिटिशों ने आंदोलन के संचार नेटवर्क को बाधित करने का भी प्रयास किया, धार्मिक सभाओं की कड़ी निगरानी की और उन उपदेशों पर सेंसरशिप लगाया जिन्हें उन्होंने राजद्रोह माना। इन प्रयासों के बावजूद बिहार में वहाबी आंदोलन दृढ़ बना रहा। जैसे जैसे नेता गिरफ्तार हुए या निर्वासित हुए, नए लोग उनकी जगह लेने के लिए उभरे और आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध को प्रेरित करता रहा। धार्मिक उत्साह और राजनीतिक अवज्ञा का संयोजन, जिसने वहाबी आंदोलन की विशेषता बनाई, उसे बिहार के औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष की एक स्थायी ताकत बना दिया। बिहार में वहाबी आंदोलन ने धार्मिक पुनरुत्थान और राजनीतिक सक्रियता को जोड़ने की अपनी क्षमता में अपनी ताकत पाई, जिसने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ बल्कि ग्रामीण मुस्लिम आबादी द्वारा झेली जा रही सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ भी एक आकर्षक विकल्प पेश किया। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने वहाबी मूवमेंट को उत्तरी भारत, विशेष रूप से बिहार में अपने कंट्रोल के लिए सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक माना। धार्मिक रिवाइवलिज्म और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ब्रिटिश शासन के लिए एक यूनिक चैलेंज था। ब्रिटिशों ने महसूस किया कि वहाबी मूवमेंट सिर्फ एक रिलीजियस रिफॉर्म नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकली चार्ज्ड इंसर्जेंसी था, जिसका उद्देश्य कॉलोनियल रूल को कमजोर करना और इसे शरिया कानून द्वारा शासित एक इस्लामिक स्टेट से रिप्लेस करना था। इस मूवमेंट की सबवर्सिव ताकत को ब्रिटिशों ने और गंभीरता से तब लिया जब उन्होंने देखा कि यह मूवमेंट बड़ी संख्या में रूरल मुस्लिम पॉपुलेशन को मोबिलाइज कर सकता है और विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का संदेश फैला सकता है। आंदोलन के लीडर्स, चाहे लोकल हों या नेशनल, ओपनली ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की वकालत कर रहे थे और कई वहाबी अनुयायी आर्म्ड रेजिस्टेंस संगठित करने में शामिल थे।
इससे ब्रिटिशों के लिए यह मूवमेंट एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन गया, जो यह सोचते थे कि इसका प्रभाव वाइड स्प्रेड रिवोल्ट्स को जन्म दे सकता है, खासकर उन एरियाज में जहां उनका कंट्रोल कमजोर था। जैसे जैसे वहाबी मूवमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इसके स्प्रेड को रोकने और इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए कई रिप्रेसिव मेजर्स अपनाए। इन मेजर्स में लीगल एक्शंस, सर्वेलेंस और मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जो मूवमेंट के लीडरशिप और उसके रैंक एंड फाइल फॉलोअर्स दोनों को टारगेट कर रहा था। एक महत्वपूर्ण स्टेप में प्रमुख वहाबी लीडर्स की अरेस्ट और इंप्रिजनमेंट की गई। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोमिनेंट फिगर्स जैसे कि शेख इनायत अली, विलायत अली और अन्य प्रमुख ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार किया। इन अरेस्ट्स का उद्देश्य लीडरशिप को खत्म करना और उनके रेजिस्टेंस को संगठित करने की क्षमता को डिसरप्ट करना था। वहाबी लीडर्स के पब्लिक ट्रायल्स जैसे कि मिड 19th सेंचुरी के वहाबी ट्रायल्स ये मैसेज देने के लिए आयोजित किए गए थे कि इस मूवमेंट में शामिल होने पर गंभीर सजा का सामना करना पड़ेगा। कई अरेस्टेड लीडर्स को अंडमान द्वीप समूह जैसे रिमोट लोकेशंस पर एक्साइल्ड कर दिया गया, जबकि अन्य को फांसी दी गई या लंबे समय तक जेल की सजा दी गई। ब्रिटिश अथॉरिटीज को यह भी समझ आया कि मस्जिद और मदरसे वहाबी आइडियोलॉजी के फैलने के मुख्य सेंटर्स थे, इसलिए उन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस पर क्लोज सर्वेलेंस रखी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फ्राइडे सर्मन्स, रिलीजियस गैदरिंग्स और मद्रासास में होने वाली एजुकेशनल एक्टिविटीज की निगरानी की, ताकि यह देखा जा सके कि कहीं इनमें एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स तो नहीं फैल रही है। जिन क्लेरिक्स पर वहां भी विचारधारा का प्रचार करने या रेजिस्टेंस को एनकरेज करने का संदेह था, उन्हें अरेस्टेड किया गया और उनसे जुड़े मॉस्क्स की तलाशी ली गई और उन्हें बंद कर दिया गया। कुछ केसेस में ब्रिटिश अथॉरिटीज ने रिलीजियस लीडर्स की अपॉइंटमेंट को कंट्रोल करने का भी प्रयास किया, ताकि वहां भी सिंपैथाइजर्स को मॉस्क्स और मद्रासास में इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर पहुंचने से रोका जा सके। यह कदम ब्रॉडर एफर्ट्स का हिस्सा था, जिसका मकसद रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की भूमिका को न्यूट्रलाइज करना था, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ रेजिस्टेंस का संगठन कर सकते थे। वहाबी मूवमेंट हेवीली लोकल नेटवर्क्स और सीक्रेट सेल्स पर निर्भर था, जो रूरल बिहार और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में ऑपरेट कर रहे थे। ये नेटवर्क्स अनौपचारिक रूप से चलते थे और लोकल कम्युनिटीज के ताने बाने से गहराई से जुड़े होने के कारण ब्रिटिश अथॉरिटीज के लिए इनका पता लगाना मुश्किल था। फिर भी ब्रिटिश अथॉरिटीज ने स्पाइज और इन्फॉर्मेंट्स का इस्तेमाल किया, ताकि वहां भी सर्कल्स में घुसपैठ की जा सके और उनकी एक्टिविटीज के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। इस इंटेलिजेंस के आधार पर ब्रिटिश अथॉरिटीज ने मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए, खासकर उन एरियाज में जहां मूवमेंट ने आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स स्थापित किए थे। इन ऑपरेशंस का उद्देश्य मूवमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना, वेपन्स को सीज करना और प्रमुख ऑर्गेनाइजर्स को अरेस्ट करना था। कुछ केसेस में उन विलेजेस को कलेक्टिव पनिशमेंट का सामना करना पड़ा, जिन पर वहाबी सिंपैथाइजर्स को शरण देने का संदेह था, और उन्हें फाइन्स और प्रॉपर्टी सीजर्स का सामना करना पड़ा। वहाबी मूवमेंट में शामिल होने से डिस्करेज करने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटीज ने हाई प्रोफाइल पब्लिक एग्जीक्यूशंस और ट्रायल्स भी किए। ये ट्रायल्स मुस्लिम पॉपुलेशन और संभावित सिंपैथाइजर्स को एक कड़ा मैसेज देने के लिए आयोजित किए गए थे। इन ट्रायल्स में वहाबियों को ब्रिटिश क्राउन के गद्दार के रूप में प्रस्तुत किया गया और उनके पब्लिक पनिशमेंट्स का उद्देश्य अन्य लोगों को इस मूवमेंट में शामिल होने से रोकना था। ब्रिटिश रिप्रेशन ने वहाबी मूवमेंट की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख लीडर्स की अरेस्ट्स और एग्जीक्यूशंस और मस्जिदों और रिलीजियस गैदरिंग्स की लगातार निगरानी ने मूवमेंट की ओपनली ऑपरेट करने की कैपेसिटी को सीवियरली लिमिट कर दिया। 19वीं सदी के अंत तक बिहार में वहाबी मूवमेंट ने अपनी मोमेंटम खो दी थी और ब्रिटिश अथॉरिटी को चुनौती देने की उसकी क्षमता सिग्निफिकेंटली कम हो गई थी। ब्रिटिश रिप्रेशन के अलावा वहाबी मूवमेंट को इंटरनल डिविजन्स का भी सामना करना पड़ा, जिसने इसके डिक्लाइन में योगदान दिया। समय के साथ मूवमेंट के भीतर फैक्शंस उभरे। कुछ लीडर्स ने मॉडरेट अप्रोच की वकालत की, जबकि अन्य ने वायलेंट रेजिस्टेंस की मांग जारी रखी। इन डिविजन्स ने मूवमेंट की एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की क्षमता को कमजोर कर दिया और स्ट्रेटजी और लीडरशिप को लेकर विवादों ने मूवमेंट को और फ्रैगमेंटेड कर दिया। इसके साथ ही जैसे जैसे ब्रिटिशों ने बिहार और भारत के अन्य हिस्सों पर अपना कंट्रोल मजबूत किया, वैसे वैसे इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस भी बदलने लगी, जिनसे वहाबी मूवमेंट को समर्थन मिला था। ब्रिटिश रिफॉर्म्स यद्यपि अक्सर इनएडिक्वेट थे, लेकिन उन्होंने उन ग्रीवेंसेस को कम किया जिसने शुरू में रूरल मुस्लिम्स को मूवमेंट का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया था। जमींदारी व्यवस्था का पतन और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बदलाव ने बिहार के सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदल दिया, जिससे वहाबी मूवमेंट के लिए अपने ब्रॉड सपोर्ट बेस को बनाए रखना मुश्किल हो गया। हालांकि बिहार में वहाबी मूवमेंट अंततः एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में अपनी इफेक्टिवनेस खो बैठा, लेकिन इसकी आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ने भारत में फ्यूचर रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को शेप करना जारी रखा।
इस्लामी सुधार और पॉलिटिकल एक्टिविज्म पर वहाबी मूवमेंट का जोर बाद के इस्लामी मूवमेंट्स की नींव बना, जिन्होंने कॉलोनियल रूल और पोस्ट कॉलोनियल सेक्युलर स्टेट दोनों को चुनौती दी। विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का आह्वान और औपनिवेशिक सत्ता के इनकार ने बाद की पीढ़ियों के इंडियन मुस्लिम्स के साथ गहराई से मेल खाया, जिनमें से कई वहाबियों के कॉलोनियल स्ट्रगल से प्रेरित थे। विदेशी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए जिहाद की रिलीजियस ड्यूटी की कॉन्सेप्ट ने भारत में मुस्लिम रेजिस्टेंस ग्रुप्स के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक प्रमुख भूमिका निभाई, विशेष रूप से इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान। वहाबी मूवमेंट द्वारा विकसित की गई ऑर्गेनाइजेशनल टैक्टिक्स जैसे कि सीक्रेट सेल्स का यूज, ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को रेजिस्टेंस सेंटर्स के रूप में उपयोग करना दूसरे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स द्वारा भी अपनाई गई। वहाबी मूवमेंट की लेगेसी को इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है, जहां रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविज्म अक्सर आपस में जुड़े हुए थे। अंत में बिहार में वहाबी मूवमेंट अपने अल्टीमेट डिक्लाइन के बावजूद रीजन के पॉलिटिकल और रिलीजियस लैंडस्केप पर एक लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ गया। यद्यपि ब्रिटिश रिप्रेशन और इंटरनल डिविजन्स ने मूवमेंट को कमजोर कर दिया, इसके आइडियाज ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत तक इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स और कॉलोनियल रेजिस्टेंस को प्रभावित करना जारी रखा। वहाबी मूवमेंट का जोर इस्लामिक प्यूरिटी, फॉरेन रूल का रेजिस्टेंस और रिलीजन और पॉलिटिक्स के फ्यूजन पर आने वाली पीढ़ियों के इंडियन मुस्लिम्स को प्रेरित करता रहा।